अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अजीब सी सिचुएशन है। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे जाज़िब कह रही हैं अजीब सी सिचुएशन है, हालांकि सब कुछ खुला है, क्लियर है, साफ़ है। नहीं, सब कुछ खुला, क्लियर और साफ नहीं है, इसीलिए तो जाज़िब ज़िंदगी ट्रुथ ट्रैकर है। ये खीर इतनी भी सीधी नहीं है जितनी सीधी डीडी ने आपको दिखाई है या कहीं से भी इन्फो आपके पास आई है। जी बिल्कुल, वो कैसे, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं आपके साथ डीडी के तीसरे निकाह की जो वीडियो है डीडी ने खुद अपलोड कर दी है। अब तक ये सारी चीज़ें मुझे रूमर लग रही थी, मुझे क्या बहुत से हमारे यूट्यूबर बहन भाई जो हैं, रिएक्शनिस्ट बहन भाई, इसके ऊपर बात करना नहीं पसंद कर रहे थे क्योंकि रूमर लग रहा था, काफ़ी अरसे से ये बात मार्केट में है। लेकिन दोस्तों चलो वो बात भी करते हैं। पहले तो निकाह से रिलेटेड बात कर लें। जनाब डीडी साहब पहुँचे हैं बड़े बन ठन फन तन तन के। आज से कोई हफ़्ता पहले डीडी ने अपने एक व्लॉग में दिखाया था कि डीडी जो है वो पॉलिश वॉलिश करवा रहा है अपनी, है ना, और ये जो है किसी सैलून पर गया है, पता नहीं बार्बर के पास गया है, इसने अपना पॉलिश वॉलिश करवाया है। तभी से लोगों ने ये बात कहना शुरू कर दी थी और उसके बाद जल्द ही वाईटी के ऊपर ये न्यूज़ सुनने को मिली थी। यानी कि इस कारस्तानी को एक हफ़्ता गुजर गया है और एक हफ़्ते बाद डीडी ने आकर अपने निकाह के क्लिप्स चलाए और आकर थोड़ी सी अपना भाषण दे दिया, जिसको कि वो लेक्चर कह रहा था। एक अनपढ़ इंसान, और मैं तो उसको जाहिल भी कहूँगी। देखो, अनपढ़ होना आप सबको पता है, जाज़िब शुरू से कहती है अनपढ़ होना अलग चीज़ है और जाहिल होना अलग चीज़ है। यहाँ तो डीडी एक जाहिल इंसान की तरह बैठकर बात करता रहा और कह रहा था कॉन्टैक्ट के लिए मैंने ये शादी नहीं की। अरे भैया, कॉन्टैक्ट नहीं होता, कॉन्टेंट होता है, ठीक है। और सब्सक्राइब तो इसका कभी भी ठीक नहीं होगा, सब्सक्राइब इसका हमेशा सब्सक्राइब रहेगा। अब आप मुझे बताएं कि एक शख्स इतना जाहिल है, ठीक, वो बैठकर बात करता है, उसे बात करने का सेंस नहीं है, उसे अल्फाज के चुनाव का सेंस नहीं है, उसे कैसे बात करनी है। वो बार बार कह रहा था अपने व्लॉग के अंदर कि हम लाहौर जा रहे हैं, मुल्तान जा रहे हैं, हम अपने मंजिल मखसूस पर पहुँचेंगे। मंजिल मकसूद होता है ना, मतलब एक इंसान जो है वो डिलीवरी बॉय है, उसके पास तालीम भी कम है, औरतों के साथ उसके चक्कर चलते हैं जिसकी सबूत यहाँ वहाँ से मिलते हैं। सब कुछ के बावजूद एक औरत उससे शादी करती है, वो भी तीसरी शादी। औरत की भी तीसरी शादी, जी बिल्कुल, ये सनिया की भी, सना है सनिया है जो भी, इसकी भी तीसरी शादी है और ये डीडी की भी तीसरी शादी है। तो ये दोनों कैसे होंगे आप अच्छे से जानते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हर तीसरी शादी वाला शख्स गलत होता है, वो तो किस्मत की बात होती है ना। लेकिन जो इनकी लाइफ की पूरी आप हिस्ट्री चेक कर लीजिए कि क्या क्या नौयत हुई इनकी इन शादियों तक, तो आपको इनके कारनामे और करतूत पता चल जाएंगे। उसके अलावा जनाब आपको याद होगा काफ़ी अरसा पहले एक रिएक्शन सिस्टर जो थी, उनके चैनल के ऊपर यजमान से ही, बल्कि मुल्तान से ही कहीं से कमेंट आया था इन्हीं औरतों के बारे में कि किसकी बेटियां हैं और किस फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं और ये इनका बिज़नेस है, ये मर्दों को ठगने के लिए अपनी बेटियां देती हैं और वहाँ से जो है वो काफ़ी कुछ लिखवा कर हक महर में, और उसके बाद जो है ये उनको लात मार देती हैं। अच्छा, यहाँ पर भी इस बंदी ने 5 मरले का प्लॉट लिखवाया है, ठीक है। सवाल उठता है यहाँ पर, डीडी कहता है कि भाई मैंने निकाह किया है अपनी बीवी की रजामंदी से, यानी फ़ातिमा से इजाज़त लेकर। देखो, बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, इसने ज़ोर ज़बरदस्ती किया, इसने ये किया, इसने वो किया। चलो जैसे भी किया, इजाज़त हुई। अगर फ़ातिमा को कोई तकलीफ़ होती, फ़ातिमा के पास अपना चैनल है, वो आकर यहाँ पर बात रख लेती। अगर फ़ातिमा ने बात नहीं रखी है, इसका मतलब ये है कि लोग अपनी गलती में जैसे कहते हैं ना, वक्त के साथ फ़्लो के साथ जा रहे हैं और वो अपने फ़्लो में ही फ़ातिमा को मज़लूम समझकर उसके साथ यकजहती कर रहे हैं, उसके साथ हमदर्दी कर रहे हैं, सिंपैथी उसको दे रहे हैं। ये भी कितने अजीब लोग हैं ना, कितने सीधे साधे लोग जो बीवी को शोहर को अनसब करके बीवी को सब्सक्रिप्शंस दे रहे हैं। हैरत की बात है ना। हालांकि इन सबको पता है कि ये डीडी का ही फ़ायदा है, जाहिर सी बात है, उसने सोच लिया। वो इस बार जो मैदान में उतरा है वो इस स्ट्रेटजी, इस प्लान के साथ उतरा है कि लोग मुझे तो अनसब करेंगे, क्योंकि उसने ख़ुद अपनी वीडियो में, आज की वीडियो में कहा कि 90% लोग जो है वो मेरे साथ इख्तिलाफ़ करेंगे। तो उसको पता है कि 90,000 सब्सक्राइबर्स का उसका चैनल है, 91,000 थे जिसमें से अनसब करके भी 90,000 रह गए। 92 थे पहले जब सितारा के साथ इसने दगा किया था, तो 91 रह गए थे और अब जो है वो 90,000 रह गए हैं। इसको पता है कि लोग मुझे अनसब करेंगे, तेज़ी से करेंगे और फ़र्क पड़ेगा
میرے چینل کے اوپر ویورشپ میں بھی فرق پڑے گا، لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ وہیں جو ہے لوگ مجھے انسب کر کے زیادہ سے زیادہ فاطمہ کو سبسکرائب کریں گے، اور گھی گرا تھالی میں، یعنی کہ ارننگ تو میری ہی ہے نا، بھلے سے وہ فاطمہ کے چینل سے ہو، بھلے سے یہاں سے ہو، ٹھیک ہے، فائدہ اسی کا ہے، دونوں میں فائدہ اسی کا ہے۔ کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ اگر یہ فاطمہ کی ارننگ فاطمہ تک چھوڑ دے گا تو یہ اپنا پیسہ پھر سنیا پہ لگائے گا، اور فاطمہ سے کہے گا تم اپنے چینل سے اتنا کما رہی ہو کہ اپنے اور اپنے بچوں کو پالو، میں نے تمہیں یہ جو تمہارے کھیت میں اضافہ کیا ہے اور تمہیں جو ہے باغبان سے مالن بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، تم ایک آئی تھی، میں نے تمہیں 3 کر دیا ہے، تو اب اپنی اس اولاد کو خود پالو، پال تو سکتی ہو، تم اتنی ارننگ تو کرتی ہو، میں تو آیا تھا صرف تمہاری بھگیا میں پھول کھلانے، ہے نا، تمہیں یہ بچے دینے جو کوئی اور دے ہی نہیں سکتا تھا، یا ان بچوں کے بغیر تو تم مر جاتی۔ کتنی حیرت کی بات ہوتی ہے نا یہ، کہ ایک مرد آپ کی زندگی میں شامل ہو، آپ کی جو ہے وہ سنتان بڑھا دے، آپ کی فیملی بڑی کر دے، اور اس کے بعد وہ سائیڈ میں ہو جائے، بولے پالو۔ اور ہم لوگ بھی اتنے سیدھے سادے جا کر اس کو سبسکرپشنز دے رہے ہیں کہ ہاں بھئی ہم ڈی ڈی پر بوجھ کم کرتے ہیں۔ جب ڈی ڈی کی اس بیوی کے پاس یعنی فاطمہ کے پاس یوٹیوب سے پیسہ آئے گا تو ڈی ڈی جو ہے وہ ایزیلی اپنی دوسری بیوی کی سنیا کو نہیں سنبھال سکتا۔ خیر ایک اور سوال بھی یہاں پر اٹھتا ہے کہ ڈی ڈی نے حق مہر میں 5,000 روپے سکہ رائج الوقت نقد جو ہے کیش یعنی کہ نقد دلہن کے ہاتھ میں، کسی رشتہ دار تھا دلہن کا یا کوئی مولوی تھا، مجھے تو مولوی نہیں لگ رہا تھا، وہ اس کے ہاتھوں جو ہے پکڑوایا، نکاح خواہ نہیں لگ رہا تھا مجھے، نکاح خواہ جو ہوتے ہیں ان کی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں، تو مجھے تو نہیں لگ رہا تھا، کوئی رشتہ دار ہی لگ رہا تھا دلہن کا، اس کے ہاتھ حق مہر یعنی کہ اس نے ادا کیا۔ دیکھو سوچنے کی بات ہے نا، 5,000 روپے اس نے دیے، ڈی ڈی نے نہیں دیے، کہیں آدھا نکاح اس سے تو نہیں ہوا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو جناب 5,000 روپے سکہ رائج الوقت ڈی ڈی نے وہاں پر دیا، اور اس کے علاوہ بھائی ڈی ڈی نے دیا، کس نے دیا ہمیں کیا پتہ، ہمیں تو نہیں پتہ، ٹھیک ہے، 5,000 روپے کیش اور اس کے علاوہ 5 مرلے کا پلاٹ۔ تو یہاں ڈی ڈی سے سوال اٹھتا ہے، جو بندہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کی اجازت سے کی ہے، فاطمہ نے مجھے اجازت دی ہے، اور اس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں رضامندی کے ساتھ یہ نکاح میں نے کیا ہے، اور اس نے پھر یہ بتایا کہ کراچی والا گھر میری بیٹیوں کا ہے، گاؤں والا کھنڈر سمجھ رہے ہو، ایسا گھر جس میں رہ نہیں سکتے۔ گاؤں میں ڈی ڈی لوگوں کا کون سا گھر ہے جس میں یہ کبھی رہے نہیں ہیں، وہ رہائش کے قابل نہیں ہے، آگے سے دروازے دکھا دیتے ہیں، وہ گھر گہرا ہے اور اس گھر کی چھتیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، اس گھر میں کوئی رہ نہیں سکتا، ناقابل رہائش ہے، وہاں واش روم بھی شاید ٹوٹا پھوٹا ہے، کوئی رہ نہیں سکتا۔ وہ گھر اس نے اس معصوم بچے جیسے کہ یتیم نہیں ہوتے یار، اس طرح وہ بچہ پل رہا ہے علی، اس کے نام وہ ٹوٹا پھوٹا گھر کیا ہے، یعنی کہ ایک اور سلو۔ لیکن سلو کو تو پھر باپ نے کچھ نہ کچھ پراپرٹی دے رکھی ہے، سلو تو ہے ہی ڈھیٹ بے غیرت، وہ تو اس پراپرٹی کو سائیڈ میں رکھ کر لوگوں سے بھیک مانگتا ہے۔ لیکن کل کیا علی بھی سلو کی جگہ ہوگا، لیکن سلو تو پھر بھی اس سے کئی گنا بہتر ہے، اس کے پاس کچھ پراپرٹی ہے، علی کے پاس کیا ہوگا؟ کیا علی ان فیوچر ایک اچھا انسان بن پائے گا؟ تھوڑا سے اوپر ہوتے کیا عمر جیسی حالت نہیں ہوگی اس کی، اور بعد میں پھر اس کے ایجوکیشن خراب ہونے کے بعد، اس کے حالات خراب ہونے کے بعد پھر پینے پلانے پہ کہیں وہ معصوم بچہ بھی لگ نہیں جائے گا؟ یہ خود ایسے حالات کریٹ کرتے ہیں کہ ان کی اولادیں پھر اس رستے پہ چل پڑتی ہیں، باپ کی عیاشیاں اور بچوں کی بربادیاں۔ خیر تو علی کو ملے گا ٹوٹا پھوٹا زمین کا ٹکڑا ہی کہہ لو اس کو، ایک کھنڈر کہہ لو اس کو، کھنڈر ہے، ٹھیک ہے، کھنڈر گھر نہیں ہوا کرتے، کہتا ہے گاؤں کا گھر، گاؤں کی بڑی تمہاری حویلی ہے۔ اب باتیں سنو ان کی، وہ کہتے ہیں نا بات کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی، وہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے اس ڈی ڈی کے اوپر۔ خیر تو اس بچے کو اس نے کھنڈر دیا گاؤں کا، اور گاؤں کا جو کچھ رہائش کے قابل فلیٹ ہے وہ اس نے بیٹیوں کو دیا۔ چلو بیٹیوں کو تو دیا، لیکن بیٹے پر بھی حق تھا، کیونکہ بیٹے کو تو بالکل اس نے نا اکیلا چھوڑ دیا۔ اس سب کچھ میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ علی کا ہوا ہے۔ علی کو اس کی ماں سے چھینا یا ماں نے پھینک دیا، ٹھیک ایک ہی بات ہے نا، چھینا یا پھینک دیا، کیونکہ بچہ ماں کے بنا ہے۔ اس کے پاس رہا سہا رشتہ جو ہے وہ اس باپ کا تھا، اور باپ کی وجہ سے اس کو تھوڑی بہت ہمدردی ملی ہوئی تھی سوتیلی ماں کی۔ اب جب سوتیلی ماں کو ملا ہے دکھ، سوچو تو وہ یہی کہے گی نا، ابے چل ڈی ڈی کی اولاد، ہاں تم تو ہو ہی سپولی ہے، جب تمہارا باپ میرا نہیں ہوا تو تم کب میرے ہوگے جو میں تمہیں پاس بٹھا کر کھلاؤں پلاؤں۔ سوچنے کی بات ہے نا، ایسی باتیں تو بولے گی، وہ قدرتی بولے گی، کیمرے کے سامنے نہیں بولے گی، بیہائنڈ دا کیمرہ تو بولے گی، کیونکہ ڈی ڈی نے اس کو دکھ ہی ایسا دیا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ڈی ڈی لگ جائے گا سنیا کے ساتھ، فاطمہ روتی دھوتی رہے گی اپنی بیٹیوں کے ساتھ،
पिसेगा कौन? अली, जिसके पास माँ तो थी ही नहीं, उसने तो पहले ही फेंक दिया था, अब बाप ने भी फेंक दिया है। यहाँ सोचने की बात यह है कि अली के लिए रास्ता निकालना चाहिए और अली को आयशा को वापस लेना चाहिए। लेकिन कहाँ, आयशा में भी इतनी गैरत कहाँ है जनाब। लेकिन कोई नहीं, हम और आप हैं ना बजाने के लिए, गैरत जगाने के लिए। थोड़ी सी बात यहाँ मैं ये करना चाहूँगी कि डीडी ने जो मैंने बात शुरू की हुई थी, देखो बात से बात निकलती है कहाँ तक चली जाती है। डीडी ने कहा कि मेरा कराची वाला घर जो है वो मेरी बेटियों के नाम है, गांव वाला खंडर जो है वो अली के नाम है, और 5 मरला का जो घर है, मतलब प्लॉट मैंने जो है वो सनिया के नाम किया है, जो कि सिक्योरिटी उसके घर वालों ने लिखवाया, और उनके घर ने ये भी फरमाइश की है घर वालों ने कि वो आप बना कर दोगे। यानी कि अब डीडी सर जोड़ पैर तोड़ या सर तोड़ पैर जोड़ कोशिशें करेगा उस घर को बनाने की, जो सनिया उससे लेकर एक दिन भाग जाएगी। जी बिल्कुल, वो कैसे भागेगी वो हम आपको आगे बताते हैं। डीडी जाएगा, वो घर बनाने की कोशिश करेगा, और पीछे सवाल ये उठता है कि फ़ातिमा की माँ ने, फ़ातिमा के बाप ने कोई सिक्योरिटी फ़ातिमा की नहीं रखवाई थी। फ़ातिमा को क्या दिया डीडी ने? जैसे कि उसने सनिया को घर दिया, फ़ातिमा को क्या दिया? बेटियों को दिया, अपनी बेटियों को दिया, फ़ातिमा को नहीं दिया। कराची वाले फ्लैट में हिस्सा है इसका, आधा फ्लैट जो है वो बाबर का है, आधा डीडी का है। तो जो आधा डीडी का है वो उसने बेटियों का बोल दिया, ज़बानी कलामी लिख कर नहीं दिया, ठीक है। उसके अलावा गांव का खंडर उसने अली को बोल दिया। सानिया को उसने 5 मरले का प्लॉट लेके दे दिया जिस पे वो घर बना कर देगा। तो फ़ातिमा कहाँ गई? बाहमी रजामंदी। ये बंदा कहता है कि शरीयत में जायज़ है कि हराम काम मत करो, इससे अच्छा निकाह कर लो, और जब साहिब तौफीक हो तो कर लो। ये साहिब तौफीक साहब बताते नहीं हैं कि इनकी तौफीक सनिया को तो 5 मरले का प्लॉट लेकर देने की थी, लेकिन इन्होंने कहा कि बराबरी की बेस पर दोनों बीवियों को रखना चाहो तो इस्लाम में इजाज़त है। तो तुम्हारी बराबरी की प्लेस के ऊपर फ़ातिमा का 5 मरले का प्लॉट कहाँ है? तुमने अगर सिटी का घर दिया है तो अपनी बेटियों को दिया है, फ़ातिमा को नहीं। इसका जवाब भी देना डीडी साहब। तो ये बराबरी तो ना हुई, ठीक। ये कहता है ना कि इस्लाम में बराबरी का, इस्लाम का क्या पता तुम लोगों का? अभी बिठा के कलमे पढ़वा लो, एक से दूसरा कलमा नहीं आएगा, तुम लोगों को इस्लाम की बातें करते हो। यहाँ पर तुमने अगर सनिया को 5 मरले का प्लॉट हक महर में लिख कर दिया है तो फ़ातिमा को भी 5 मरले का प्लॉट होना चाहिए। फ़ातिमा का हक महर कहाँ गया? फ़ातिमा को सेफ्टी सिक्योरिटी क्यों नहीं है? एक ऐसी औरत जो कि भगोड़ी रही है, इसकी सबसे पहले अपने फूफी के बेटे से शादी हुई थी सनिया की, अच्छा वहाँ से उसने लात मार के इसको निकाला, ज़ाहिर है ऐसे हुए होंगे। फिर सोचने की बात यह है कि दूसरा शख्स जो जिसके साथ का निकाह हुआ था जो मर गया, सोचने की बात है कि एक जवान जहान इंसान अचानक से कैसे मर गया? अचानक से, ठीक है, बूढ़ा नहीं था, उसे कोई बीमारी नहीं थी। ऐसा क्या हुआ कि डीडी फर्स्ट टाइम मिलकर आया और रूमर वाइटी पे क्रिएट हुआ कि डीडी का और इस बंदी का चक्कर है, और कुछ दिनों बाद इसका शौहर अस्पताल में शदीद अलालत में पड़ गया और अकेले पड़ा फिर वो मर गया। ये इसको देखने भी नहीं गई और उसने नाटक क्या किया, मुझे देखने नहीं दिया गया, ठीक है। वो इतने अगर डाढ़े लोग थे तो तुमने निकाह कैसे किया था उस बंदे के साथ? सोचने की बात है ना। नहीं, इसने वहाँ से भी सब कुछ समेटा और फिर उसको भी रास्ते से हटा दिया, जो कि इनकी फैमिलियों में राइज है, इस बंदी ने अपने दूसरे शौहर को रास्ते से हटाया डीडी से मिलने के लिए, डीडी के साथ अपना मिलन कंप्लीट करने के लिए। लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठता है कि क्या आगे उसको कोई चौथा शख्स पसंद नहीं आएगा? डीडी की तो कोई औकात ही नहीं ना, ये तो एक डिलीवरी बॉय है, एक बाइकियर है जो बाइक के ऊपर जाकर यहाँ से वहाँ डिलीवरी देते हैं बेचारे, जो है वो छोटे छोटे स्टॉल्स के ऊपर शावर में बनाते हैं। इसको कल कोई मालदार शख्स मिल गया, क्योंकि डीडी की जो जितनी भी लाइफ है वो यूट्यूब से रिलेटेड है। आज यूट्यूब बंद, डीडी औकात पे, एक पीने पिलाने वाला शराबी कबाबी बंदा, हाँ, और ये तो इसके खर्चे उठा नहीं सकेगा। कल इसे इससे बेहतर कोई मिलेगा तो फिर ये डीडी को रास्ते से हटाएगी। लेकिन सोचने की बात है, अगर डीडी को इसने रास्ते से हटाया जैसे कि इसने अपने पहले हस्बैंड को हटाया, तो डीडी की 2 बेटियां, 1 बेटा बिल्कुल सड़क पर आ जाएंगे। सोचने की बात है, क्योंकि पहले वाले शख्स की भी 1 बीवी और कुछ बेटियां थीं, कुछ बच्चे थे। यानी ये औरत नक़ब लगाती है, दूसरों के घरों में नक़ब लगाती है ये सनिया। शेम ऑन हर। खैर, तो ये शख्स जो कहता है कि बराबरी के सलूक पर और जो इंसान साहिब तौफीक हो वो 2 बीवियों को पाल सकता हो, अपनी औकात देखो। खुद तुम बताते हो कि अपने बच्चों की स्कूल फ़ी पे नहीं कर सकते, तुम्हारे बच्चों की स्कूल फ़ी पे नहीं होती, तुम्हारे बच्चे किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहे, अच्छे ट्यूशन्स में नहीं पढ़ रहे, ठीक है, खाना खिलाना तुम्हारी हैसियत नहीं है, उनको अच्छा रखना हैसियत नहीं है। छोटे से डरबे जितने तकरीबन 60 या 80 गज़ के तुमने फ्लैट में उनको रखा हुआ और कहता तुम साहिब हैसियत हो,
نہیں، صاحب حیثیت نہیں ہو، یہ تم لوگوں کو چل ہوتی ہے۔ اور دوسری ایک اور چیز یہ کہہ رہا تھا حرام کرنے سے اچھا ہے، یعنی کہ تم حرام کر رہے تھے، تم نے خود یہاں پر مانا ہے کہ تم ثنیہ کے ساتھ حرام کر رہے تھے۔ کہہ رہا نا کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ حرام ریلیشن شپ میں ہو تو اسے جو ہے اس سے بہتر نکاح کر لینا چاہیے، یہ میرا مشورہ ہے۔ تو مطلب تم بیوی کے ہوتے ہوئے، فاطمہ کے ہوتے ہوئے ثنیہ کے ساتھ حرام ریلیشن شپ میں تھے، اور ثنیہ تمہارے ساتھ حرام ریلیشن شپ میں تھی، یعنی کہ اس نے اپنے شوہر کو خود رستے سے ہٹایا، یہ تمہارے ساتھ حرام ریلیشن شپ میں تھی، تم نے آ کر یہ بات یہاں مانی ہے۔ اس کے بعد یہ بندی اپنی عدت میں بھی تمہارے ساتھ حرام ریلیشن شپ میں تھی۔ واہ بہن بھائی تو بولتے رہے ہو تم ایک دوسرے کو، ہے نا۔ اسلام کا اور پاکستان کا خوب ستیہ ناش کروایا تم لوگوں نے، خوب نام برباد کیا ہے تم لوگوں نے۔ اس کے اپنا کامنٹ سیکشن میں بھرمار پڑی ہے ایسے کامنٹس کی جہاں لوگ اسے لان تان کر رہے ہیں۔ خیر دوستو، لائک ضرور کیجئے گا، اپنے رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف تو مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔